स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द तेलंगाना के पर्सपेक्टिव से है। तेलंगाना के वहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल यूनिट के अंदर ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ वर्कर्स का डेथ हुआ है। ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट है जो कि तमिलनाडु के वहाँ पे देखने के लिए मिला, जहाँ पे फायर क्रैकर यूनिट के अंदर ब्लास्ट हुआ जिसमें भी कुछ वर्कर्स का डेथ हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो एक्सीडेंट्स हैं क्या हमारी वर्किंग कंडीशंस के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस को रेज करते हैं? क्या हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ का जो यूनिट्स हैं वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस वर्कर्स के लिए सेफ एंड सिक्योर नहीं हैं? क्योंकि कंटिन्यूस जो इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के रिगार्डिंग में? तो आप देखिए कि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के जो गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपर वे के अंदर में नहीं फॉलो करना। इसके अलावा जो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में जो इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट है उसको समय के साथ में अपग्रेड नहीं करना। ऐसे कुछ रीजन हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडस्ट्रियल जो लॉज हैं वो इन एरियाज़ के अंदर में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में हैं, उनका प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ना होना। जो अथॉरिटी है, जो ऑफिशियल है, उसे उन लॉज के इम्प्लीमेंटेशन के इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग में उनके द्वारा प्रॉपर साइट के ऊपर इंस्पेक्शन को ना कैरी आउट करना। तो कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर में सेफ वर्किंग कंडीशन है वो नहीं देखने के लिए मिलती हैं। स्टूडेंट, तमिलनाडु के वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है वो शिवकाशी के ही नियर बाई एरिया के अंदर में है। शिवकाशी एक जगह है तमिलनाडु के वहाँ पे, और शिवकाशी वो एरिया है जहाँ पे हमारे कंट्री के 90% जो फायर क्रैकर्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। फायर क्रैकर्स के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एनसीआर का एरिया है, दिल्ली का नियर बाई एरिया, वहाँ पे आप देखिए कि ग्रीन क्रैकर्स को इस्टेब्लिशमेंट में लाया गया था, क्योंकि फायर क्रैकर्स की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर में डिक्लाइन देखने के लिए मिलता था। वहाँ पे एयर क्वालिटी बेटर नहीं हुआ करती थी। तो जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो बेसिकली क्या है? ग्रीन क्रैकर्स आप देखिए कि CSIR नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, CSIR प्लस में नीरी नाम का जो इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा इनको बनाया गया था, मैन्युफैक्चर किया गया था, और नेम उनका है श्वास है, स्टार है और सफल है। श्वास है, स्टार है और सफल है। 2018 के समय ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में थे, और उस समय तो आप देखिए कि आपके जो करंट अफेयर के बुकलेट्स हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, उसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा इसको कवर किया जाता था। जब भी फायर क्रैकर्स को बनाया जाता है तो उसके रिगार्डिंग में आपको एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आप देखिए कि 1896 के समय इसको सेटअप किया गया था। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी न्यू प्रोडक्ट है उसको उसका आप देखिए कि कैसा सेफ एंड सिक्योर है, उन सभी का जो लाइसेंस है इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा नागपुर के अंदर में। नागपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नागपुर आप देखिए किसके लिए फेमस है? ऑरेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नागपुर हमारा महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, विदर्भ रीजन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तेलंगाना के बारे में, तो वहाँ पे हमारा जो फार्मा का जो सेक्टर है ऑलरेडी उसके बारे में कंसर्न्स रेज हुए हैं कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस के दौरान में एथिकल जो प्रैक्टिस है वो नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन किया था जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की वजह से वहाँ पे डैमेज ह्यूमन लाइफ का जो लॉस है वो भी देखने के लिए मिला था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सा जो प्रोडक्ट है जिसको कि बनाया जाता था वो आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनाया जाता था वो था माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज है जिसको कि हम MCC के रूप से भी इंडिकेट करते हैं। MCC वैसे आप देखिए कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पर्सपेक्टिव से भी हम यूज किया करते हैं। तो माइक्रो क्रिस्टलाइन जो सेल्यूलोज है ये केमिकली इनर्ट हुआ करते हैं, केमिकली इनएक्टिव होते हैं। तो केमिकली इनएक्टिव हैं, डेट मीन्स कि एक्सप्लोजिव के रिगार्डिंग में इनका जो रीजन है वो नहीं मिलेगा। और अदर रीजन्स हैं कि अबनॉर्मल जो टेम्परेचर का राइज करना यूनिट के अंदर में। स्टूडेंट, जो केमिकली इनर्ट जो हमारी गैसेज भी होती हैं वो आप देखिए कि हर एक अलग अलग सेक्टर में यूज होती हैं, कि कोई भी एक्सप्लोजिव ब्लास्ट है वो ना हो उस एरियाज़ के रिगार्डिंग में। कहाँ पे मिला करते हैं ये जो केमिकली इनर्ट जो गैसेज हैं? हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, केमिकल्स के रिगार्डिंग में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कहाँ पे मिलती हैं? आपने भी बेसिक साइंस का जो स्टडी है वो ज़रूर से किया होगा। तो ग्रुप 18 जो है, ग्रुप 18 के अंदर में ये केमिकली इनर्ट जो गैसेज हैं
केमिकली इनर्ट गैसेज हैं, जिनको कि हम नोबल गैसेज के नाम से भी जाना करते हैं। केमिकली इनर्ट गैसेज को क्या जाना करते हैं स्टूडेंट्स? नोबल गैस भी इनको बोला करते हैं। जो यहाँ पे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज को जो बनाया करते थे, ह्यूमन बॉडीज, आप देखिए कि ह्यूमन का जो बॉडी है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करता है। जब भी हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को यूज करते हैं, हमारा जो स्किन है वो भी इसको रिएक्ट नहीं करता है, तो ह्यूमन बॉडी इसको कंज्यूम नहीं करेगा। इसके अलावा स्किन जो है वो भी रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया करते हैं, इसको यूज किया करते हैं फार्मा के अंदर में भी, इसको फूड सेक्टर के अंदर भी यूज किया करते हैं और कॉस्मेटिक के अंदर में भी। क्यों यूज करते हैं? क्या इसका क्या रिएक्शन की वजह से ही यूज किया करते हैं कि ह्यूमन बॉडी को रिएक्ट नहीं करता? ये रीजन नहीं है। बेसिकली फार्मास्यूटिकल के अंदर में जो बाइंडर का जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो टैबलेट्स हैं उनको बाइंड करने के रिगार्डिंग में इसको यूज किया जाता है। टेक्सचराइजेशन के रिगार्डिंग में भी इसका यूज है वो हुआ करता है, स्पेशली फूड सेक्टर के अंदर में। तो ये हमने इसके यूज के बारे में देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनर्ट गैसेज के बारे में, इनर्ट गैसेज का जो यूज है वो बेसिक, अगर आपने बल्ब को देखा होगा, बल्ब के अंदर भी आप देखिए कि जो लाइट का, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बल्ब होता है, उसके अंदर में भी बेसिकली जो नोबल गैसेज हैं उन्हीं को ही यूज किया करते हैं। इनर्ट गैसेज जिनको नोबल गैस बोलते हैं, ग्रुप 18 का ये पार्ट होती हैं। आप देखिए कि रिएक्ट नहीं करती हैं। हीलियम भी है, हीलियम इसका एग्जाम्पल है। नियोन इसका एग्जाम्पल है, नियोन नाम का जो गैस है। आर्गोन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। क्या स्टूडेंट्स नाइट्रोजन भी यहाँ पे नोबल गैस का ही पार्ट है? यस स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन है वो भी यहाँ पे नोबल गैस का पार्ट है। क्या एयरक्राफ्ट के अंदर भी इनको यूज किया करते हैं? यस, हमने जो अहमदाबाद का जो इंसिडेंट हुआ था उस समय भी इसको रीड किया था। एयरक्राफ्ट्स के अंदर में इनको इस वजह से यूज किया करते हैं कि कहीं पे जो ब्लास्ट का जो सिचुएशन है वो ना क्रिएट हो, जिससे कि एक्सप्लोजिव सिचुएशन है उससे बचा जा सके। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वहाँ पे यूनिट्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो न्यू क्रिमिनल लॉज हैं जो कि लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट किए गए थे, तो 1 ईयर का समय हुआ है। 1 ईयर काफ़ी एनफ समय होता है किसी भी जो नए लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसा रहा है। आप देखिए और भी समय के बाद में इसको रिव्यू किया जाएगा, बट यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स उनके द्वारा कहा गया है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफॉर्म थे। कॉलोनियल एरा के जो लॉज हैं उनको रिप्लेस करना ज़रूरी था। पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर भी ये सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। ये भी यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं कि न्यू डोमेन जो कि यहाँ पे क्राइम के इमर्ज हुए हैं, उन न्यू डोमेन्स को कवर किया गया है इन नए जो लॉज हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, और आप देखिए कि जो हमारा एविडेंस एक्ट है जिसको रिप्लेस करते हुए यहाँ पे एविडेंस को हिंदी में बोलते हैं साक्ष्य, कि क्या वहाँ पे साक्ष्य अवेलेबल थे, तो भारतीय जो साक्ष्य एविडेंस एक्ट है उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा देखिए कि जॉब के रिगार्डिंग में जो इंसेंटिवाइज है वो किया जाएगा कि जो यूनिट्स हैं जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को जॉब के ऊपर में रखते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में, तो गवर्नमेंट उनको आप देखिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिवाइज इनको किया जाएगा कि जो एम्प्लॉयर्स हैं जो कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रखते हैं उनको भी कुछ पैसे हैं वो मिलेंगे, गवर्नमेंट उनको जो फंडिंग है वो प्रोवाइड करेगा। अब इसके थ्रू बेसिकली जो टारगेट है वो क्या है? टारगेट यही है कि 3.5 करोड़ के आसपास जो जॉब हैं उनको क्रिएट किया जाए। जॉब का आप देखिए कि डिमांड भी है मार्केट के अंदर में, हमेशा ही ये डिमांड देखने के लिए मिलता है, और मार्केट के अंदर में न्यू जॉब क्रिएशन रहेगा तो यूथ का जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम बेटर वे के अंदर यूटिलाइज कर सकेंगे। कंट्री के अंदर में जो सोशल इक्वलिटी है, आप देखिए कि जो इंक्लूसिव सोसाइटी है उसको भी यहाँ पे क्रिएट करने के अंदर में ये कोशिश रहेगा जॉब का जो जनरेशन है। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मेनली जो टारगेट है वो रखा गया है। एम्प्लॉयज़ को अगर 15,000 के आसपास जो मंथली पेमेंट है वो पे किया जाएगा तो उनको इंसेंटिवाइज, जो एम्प्लॉयर हैं जो जॉब पे रखने वाले जो मालिक हैं उनको इंसेंटिवाइज है वो गवर्नमेंट करेगा।
बजट के अंदर में अनाउंसमेंट हुआ था, बजट के अंदर में हमारा जो 24-25 का बजट है उसमें अनाउंस हुआ 3 ईयर के रिगार्डिंग में इसको कैरी आउट किया जाएगा। 25 का 2025 से लेकर 27 तक, अगस्त से ये स्टार्ट होगा और जुलाई 27 तक ये रहेगा। तो स्टूडेंट्स इनिशियली पार्ट के अंदर में 1.92 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होगा इसके थ्रू में। ये ट्रेड यूनियन है, इसके पर्सपेक्टिव से उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि वर्कर्स के रिगार्डिंग में जो यूनियंस है वो हुआ करती हैं। ट्रेड यूनियंस को आप देखिए कि वन काइंड ऑफ यहाँ पे कंसर्न भी हैं कि पब्लिक का जो मनी है वो एम्प्लॉयर्स को क्यों यहाँ पे किया जाएगा इंसेंटिवाइज करने के रिगार्डिंग में। न्यूज़ आर्टिकल के अंदर उसको मेंशन किया गया है ट्रेड यूनियन के पर्सपेक्टिव से कि ट्रेड यूनियंस के यहाँ पे कंसर्न्स हैं कि एम्प्लॉयमेंट उनको, आप देखिए कि हो सकता है उनका एम्प्लॉयमेंट कंडीशन उनको मोर वर्क को कैरी आउट किया जाए और गवर्नमेंट उनको यहाँ पे फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा और जिनको फंड भी यहाँ पे देगा, तो इनके अपने कंसर्न्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जीएसटी के बारे में है। जीएसटी के भी आप देखिए कि ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की, उसको गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यूस आप देखिए कि एंडोर्स किया जाता है कि जीएसटी का जो एक्ट एग्जिस्टेंस में आया जिसकी थ्रू यहाँ पे जो टैक्सेशन वन कंट्री वन टैक्सेशन का जो फॉर्मेट है वो एग्जिस्टेंस में आ सका। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इसको अपोज करते हैं कि यहाँ पे जीएसटी के थ्रू में टैक्स टेररिज्म का भी कभी कभी वो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो जीएसटी का जो रिवेन्यू कलेक्शन है वो रिड्यूस हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्वेड के बारे में है। क्वेड 4 कंट्रीज हैं, इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन और इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, इंडो पैसिफिक रीजन को कैसे यहाँ पे ओपन और इंक्लूसिव वे में सेटअप किया जाए। 4 कंट्रीज कौन कौन से हैं? 4 कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इंडिया इसका पार्ट है, इसके अलावा आप देखिए कि जापान है और जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया है। ये जो 4 कंट्रीज हैं इनका एक नेवल एक्सरसाइज भी हुआ करता था जिसको कि हम मालाबार का नाम देते हैं, मालाबार एक्सरसाइज जो मालाबार का रीजन है। मालाबार एक्सरसाइज आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया अपना जो नेवल फोर्सेज है उनको डिप्लॉय किया करता था, फिर उसने डिसकंटिन्यू किया क्योंकि चाइना के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया था। तो अब कंटिन्यूस 4 कंट्रीज का वो एक्सरसाइज हुआ करता है। क्वेड के जो जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका मीटिंग हुआ, एफएम है फॉरेन मिनिस्टर, उनका मीटिंग हुआ। फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग के अंदर में हमारे जो जयशंकर सर हैं उनका स्टेटमेंट है कि क्वेड कंट्रीज़ को एक दूसरे का कोऑपरेट करना चाहिए। यहाँ पे इंडिया का जो राइट है कि उनको डिफेंड कैसे करना है, टेररिज्म के अगेंस्ट में अपने जो लोग हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। क्वेड के जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो इसको अप्रिसिएट करें, इंडिया के जो डिसीजंस हैं उनको यहाँ पे। क्वेड कंट्रीज हमेशा मोर फोकस मोर डिलीवर वे के अंदर में उनका वर्क मिलेगा, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया कि म्यांमार के अंदर में अर्थक्वेक का जब सिचुएशन हुआ था तो क्वेड कंट्रीज के द्वारा अपना जो सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि म्यांमार का जो अर्थक्वेक है उसके अंदर में इंडिया के द्वारा कौन सा जो मिशन है ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया गया था, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या मिशन ब्रह्मा है, ऑपरेशन ब्रह्मा है, उसके थ्रू में म्यांमार का जो लोग हैं उनको सपोर्ट दिया गया उस अर्थक्वेक सिचुएशन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स लीडर्स का जो मीटिंग है वो इंडिया होस्ट करेगा, जो क्वेड के जो लीडर्स का जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर अक्टूबर मंथ के समय कंडक्ट हो सकता है। तो यही हमारे फॉरेन मिनिस्टर के यहाँ पे स्टेटमेंट थे, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन एंड एक दूसरे को यहाँ पे एंडोर्स करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए उनके डिसीजंस को। तो टेररिज्म के अगेंस्ट में तो इंडिया का हमेशा से ही पॉलिसी रहा है कि टेररिज्म को हम हमेशा कंडेम करते हैं, चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर में टेररिज्म हो, कोई भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी ऐसा हीनियस क्राइम जो ह्यूमैनिटी को एंडेंजर करता हो, ह्यूमैनिटी का लॉस करता हो, तो उसको हमेशा से कंडेम किया जाता है। इंडिया आप देखिए एक पीसफुल कंट्री आपको मिलेगा। के गांधी के जो आइडियाज़ हैं, अहिंसा नॉन वायलेंस के जो आइडियाज़ हैं वो कंटिन्यूस हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट हैं कि कभी भी किसी अदर कंट्री को हमने अटैक है वो नहीं किया है। आप देखिएगा आर्टिकल जो 352 यूज हुआ है हमारे कंट्री के अंदर में, वो हमेशा किसी अदर कंट्री के द्वारा इंडिया में जब अटैक किया गया, स्पेशली हमारा जो वेस्टर्न नाइबर है उसके द्वारा, तो उसी समय में इंडिया आर्टिकल 352 है उसको इन्वोक करता है। चाइना वॉर के समय भी उसको किया गया, जिसके थ्रू कि आप देखिए कि नेशनल इमरजेंसी को सेटअप किया जाए। वैसे उसमें 3 क्राइटेरियाज हैं आर्टिकल 352 के अंदर में, और एक और वहाँ पे आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट वर्ड है,
जो कैबिनेट वर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में नहीं मेंशन था ओरिजिनली, बट फिर बाद में उसको अमेंड करते हुए आर्टिकल 352 के अंदर में ऐड किया गया। कैबिनेट का कंसल्टेशन के बाद में ही इमरजेंसी को इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में है। हिमाचल प्रदेश और मानसून का जो समय है कि वहाँ पे जो टोरेंटियल रेन है, जो कंटिन्यूस आप देखिए कि जो स्ट्रेट बारिश होता है, टोरेंटियल जो रेन है मानसून के समय में, उसकी वजह से बेसिकली इम्पैक्ट हुआ है। मोर रेनफॉल होगा तो आप देखिए कि इम्पैक्ट कैसे करेगा, हमारा जो हिली एरियाज है वो इम्पैक्ट करेगा क्लाउड ब्रस्ट की वजह से, फ्लैश फ्लड का सिचुएशन, लैंडस्लाइड है। 16 के आसपास आप देखिए कि क्लाउड ब्रस्ट का जो सिचुएशन हुआ है कि वहाँ पे बादल फट जाने की वजह से लोगों का लाइफ इम्पैक्ट हुआ। अब बादल वहाँ पे अगर आप देखिए कि फट जाते हैं तो उसकी वजह से फ्लैश फ्लड भी देखने के लिए मिलेगा, फ्लैश फ्लड भी वहाँ पे हुआ है। लैंडस्लाइड भी एक मेजर इंसिडेंट लैंडस्लाइड का भी हुआ है, लोगों का जो डेथ है वो भी हुआ है वहाँ पे। तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर में? एक तो स्टूडेंट्स हमारे हिमालयन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज हैं, और लोगों का वहाँ पे कंटिन्यूस मूवमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंटिन्यूस डेवलपमेंट है, तो उसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है, समय के साथ में उसको रेगुलेट करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट केरल के बारे में है। केरल के अंदर में जो मुन्नार हिल्स का एरिया है वहाँ पे केरल गवर्नमेंट के द्वारा एक रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म है उसको डेवलप किया जाएगा। मीन्स वहाँ पे लोगों का हो सकता है रेगुलेशन हो। प्लास्टिक फ्री जोन के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि प्लास्टिक से फ्री कर दिया जाएगा उस एरियाज़ को, कि प्लास्टिक का यूज है वो नहीं हो सके वहाँ पे। हिमालयाज़ के अंदर में आप देखिए कि हमारे एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, नाम है उनका शायद प्रदीप सागवान है। तो प्रदीप सागवान के द्वारा काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है, प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको वहाँ पे कलेक्ट करने के रिगार्डिंग में, लोगों को अवेयर करने के पर्सपेक्टिव से हिमालयाज़ के अंदर में लोग जाते हैं, वहाँ पे वेस्ट को डंप करते हैं, बाद में ये अपने एनजीओ के थ्रू, अपने एक्टिविस्ट के थ्रू उसका कलेक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन का तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही जब भी आप कहीं पे विजिट के लिए जाएं। मुन्नार हिल्स के बारे में मेंशन था, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के बारे में मेंशन था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप देखिए कि मुन्नार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश एरा के समय ये डेवलप होता है एज ए प्लांटेशन सेटलमेंट के रूप से, कि वहाँ पे टी का जो प्लांटेशन है वो किया करते थे। प्लांटेशन सेटलमेंट है, काफ़ी सारे जो हमारे हिल स्टेशंस हैं, काफ़ी सारे हमारे जो हिल स्टेशंस हैं वो ब्रिटिश एरा के समय ही सेटअप हुए थे। क्या उसका मेन रीज़न है? क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो ह्यूमिड था और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था। ब्रिटिश जहाँ से आते हैं, जो ब्रिटिश क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो आप देखिए कि मोस्ट फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जिसके अंदर में जो माइंड स्टेट है मोस्टली एक्टिव रहा करता है। जैसा हमारा नवंबर के समय में या हमारा डेट फरवरी जनवरी के समय जिस तरीके से कंडीशंस होती हैं, वैसा वहाँ पे आपको नॉर्मल देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, उनके द्वारा हिल स्टेशंस को इसी वजह से ही सेटअप किया गया था कि डेट वो लोग हैं समर के समय वहाँ पे विजिट कर सकें। शिमलाज हैं, उत्तराखंड के अंदर में काफ़ी सारे हिल स्टेशन हैं। मुन्नार का जो एरिया है, टी का प्लांटेशन तो उन्हीं के द्वारा इंडिया के अंदर में स्टार्ट किया जाता है, मेजरली जो लार्जर लेवल के ऊपर में। तब इंडिया के अंदर में जो टी के रिगार्डिंग में जो मोनोपोली है उसको अलाउ किया गया था, कंप्लीट मोनोपोली को अबोलिश कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और चाय और चाइना दो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मोनोपोली है, जिसको कि अबोलिश नहीं किया गया था। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसको ज़रूर से देखना, कि 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू कंपनी का जो कंप्लीट मोनोपोली है उसको अबोलिश कर दिया गया था। पर दो ऐसे एरिया थे, एक तो आप देखिए कि चाइना के साथ में जो ट्रेड हुआ करता था, ओपियम का ट्रेड है, और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एरियाज का ट्रेड होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और एक चाय के रिगार्डिंग में, टी के रिगार्डिंग में, कि इंडिया के अंदर में टी का जो ट्रेड है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही कैरी आउट करेगी, कोई अदर कंपनी को पावर नहीं रहेगा। मोनोपोली को अबोलिश नहीं किया था इन दो एरियाज के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, हमारे जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं बेंगलोर के, वहाँ पे स्टीम्पीड का सिचुएशन हुआ था, उनको बेसिकली आप देखिए कि पोस्ट से रिमूव कर दिया गया था, सस्पेंशन कर दिया गया था। वो कैट के लिए गए हैं, जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल है उसके लिए उनके द्वारा पिटीशन किया गया, और ट्राइब्यूनल के द्वारा उनका जो सस्पेंशन है उसको क्वेश किया गया है यहाँ पे, कि सस्पेंशन है उसको यहाँ पे जो क्वेश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या पता होना चाहिए, कैट के बारे में पता होना चाहिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल के बारे में।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि जब हम ट्राइब्यूनल्स के बारे में रीड करते हैं, ट्राइब्यूनल का कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है? आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। ए के अंदर में तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज ऑफ ट्राइब्यूनल है और बी के अंदर में अदर पर्पज ऑफ जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ये किसके थ्रू ऐड हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब आप देखिए कि कैट है वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में ही है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल, जो आर्टिकल 323A का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कैट का जो बेसिक है उसके बारे में डिस्कस करें, कैट का जो यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो रिक्रूटमेंट के बारे में है कि जो ऑल इंडिया सर्विस के जो लोग हैं उनका जो रिक्रूटमेंट है, ऑल इंडिया सर्विस के जो मैटर्स हैं, ऑल सर्विस के जो मैटर्स हैं उनको यहाँ पे कवर किया जाता है। इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आप देखिए कि सेंट्रल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस, उन सब के रिगार्डिंग में भी दिया गया। सिविल पोस्ट जो भी सेंटर और सिविलियन एम्प्लॉई हैं डिफेंस सर्विसेज के अंडर में, उसको भी कवर किया जाता है। बट कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको डेट कैट का जो मेनली वर्क है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा? तो आप देखिए कि जो मेंबर हैं डिफेंस फोर्सेज के, जो मेंबर हैं, यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। कैट का ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे नहीं है? ये नहीं है मेंबर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेज, ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट, वो इसके कैट के अंडर में, कवरेज के अंडर में नहीं हुआ करता है। जो कंपोजिशन है उसके बारे में आप देखना, मल्टी मेंबर बॉडी है, कैसे इसको सेटअप किया गया, कितने मेंबर्स होते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो आपका पॉलिटी का जो बुक है उससे जाके आपको इसको रीड करना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई ऐसे सब्जेक्ट के बारे में मेंशन हो, आपको पता ये होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो कौन सा लिस्ट के अंदर में है। तो आप देखिए कि स्पोर्ट्स जो एज ए सब्जेक्ट जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। क्या हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स का एक्टिविटी एंशियंट समय से ही हुआ करता था? यस स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो आदि मानव था हंटर एंड गैदरर के रूप से वर्क करता था। कभी कभी तो ग्रुप के अंदर हंटिंग किया करते थे। जो भीम बेटका है, अदर जो एरियाज हैं वहाँ का पेंटिंग्स वो शो करता है कि कैसे ग्रुप के अंदर में जो हंटिंग है वो किया करते थे उस समय में। तो हंटिंग एंड गैदरिंग का जो प्रैक्टिस है उसी से मिलता है एविडेंस कि मेनली स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो पार्ट हुआ करते थे हमारे यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें हमारा जो कॉलोनियल एरा है, उसमें आपने एक लगान मूवी देखा होगा कि कैसे जो लोग हैं वो एक राजा के पास में जाते हैं कि राजा जी हमारा आप जो लगान है उसको माफ़ करवा दीजिए, जो अंग्रेज़ों के द्वारा इम्पोज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, राजा बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी इन्हीं का जो प्रिविलेज है, जो पेंशन है, उसके ऊपर मैं डिपेंड हूँ, तो आप वहाँ लोगों के पास में अप्रोच कीजिए। लगान मूवी अगर आपने देखा हो आमिर खान का, तो वो अप्रोच करते हैं, वो मैच के रिगार्डिंग में उनको एक बेसिकली बताते हैं कि आप क्रिकेट मैच के अंदर हमें डिफीट करोगे, और वो डिफीट करते हैं। तो लगान का कॉन्सेप्ट था जिसमें बताया गया है कि क्रिकेट इस तरीके से एग्जिस्टेंस में हुआ करता था। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि वहाँ पे जो लगान है वो माफ़ हो गया था। बाद में अगर हम बात करें कॉलोनियल एरा के ही समय में 1920 के समय से लेके आप देखिए कि जो हमारे मेजर ध्यानचंद हैं जिनकी मेमोरी के अंदर हम स्पोर्ट्स डे को ऑब्जर्व करते हैं 29 अगस्त के समय में। तो स्टूडेंट्स, डेट 1920 से लेकर 1980 का जो समय है उस दौरान में हमारा जो हॉकी का जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ उस दौरान में। और मेजरली कॉलोनियल एरा है जब हमने हमारे जो मेजर ध्यानचंद साहब हैं जिन्होंने काफ़ी सारे गोल्ड मेडल हैं वो कंट्री को ला के दिए थे उस दौरान में। फिर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद में 1951 का जो एशियन गेम है वो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। बाद में क्या इंडिया के द्वारा बाद में भी एशियन गेम्स उनको ऑर्गेनाइज किया गया था? यस स्टूडेंट्स, 1982 के समय में। तो एशियन गेम्स हम ऑर्गेनाइज हुए हैं, हमारी कंट्री ने समय समय पे जो डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करने का कोशिश किया है। पहला जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है 1984 के समय में आता है। फिर आप देखिए कि नया जो एरा है 21 सेंचुरी का जो समय है उस समय तो फिर आपको कंप्लीट चेंज मिलेगा, जिसके अंदर में मेजरली हमारे जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, जब एथेंस के गेम्स होते हैं 2004 के समय में मेडल्स आना स्टार्ट होता है, तो आप देखिए कि गवर्नमेंट भी एनकरेज करता है, लोगों का भी जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज होता है और ऑटोमेटिकली जो इंडस्ट्री है वो डेवलप करेगा। फिर आप स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 का 2008 के जो बीजिंग गेम्स हैं उसके अंदर में और बेटर परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर्स का, और फिर आप देखिए कि 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए इंडिया के अंदर में।
समय के साथ में पॉलिसी चेंज हुआ है, टारगेट ओलंपिक पोडियम है कि हमारे मेनली प्लेयर जो ओलंपिक के अंदर ही मेडल ला सके उनको टारगेट किया जाता है। गवर्नमेंट उनको अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर में सेंड करता है ट्रेनिंग के पर्पज़ से। हमारा जो आप देखिए कि साई नाम का जो इंस्टीट्यूशन है जो 86 में बना था, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है जो 2001 में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है जो यहाँ पे डेट स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में वर्क को ही देखता है। और साई आप देखिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो वर्क करता है स्पोर्ट्स सेक्टर के पर्पज़ से। काफ़ी सारे एरियाज़ में सेंटर्स हैं, बट अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं हमारे जो मेजरली प्लेयर्स हैं और रूरल एरिया से होते हैं काफ़ी सारे गेम्स के अंदर में, और वहाँ पे सेंटर्स का ना होना, प्रॉपर एजुकेशन ना होना लोगों को। तो एक स्पोर्ट्स पॉलिसी का क्या यहाँ पे नया पॉलिसी है वो लाना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है नए वे के अंदर में स्पोर्ट्स पर्सन से उनको टारगेट करने के लिए। गवर्नमेंट ने और क्या यहाँ पे इनिशिएट किया, खेलो इंडिया गेम्स है उनको काफ़ी अच्छे से प्रमोट किया है। ट्रेडिशनल जो हमारे गेम हैं, कलारी पयत्तू है जो कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट का पार्ट होता था, टेंगता है, सरिस सरक है, उनको भी आप देखिए कि खेलो इंडिया गेम्स के अंदर में इंक्लूड है वो किया गया। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा भी, जिससे कि और प्लेयर्स हैं वो आ सकें और हम स्पोर्ट्स को एज ए सॉफ्ट कल्चरल के रूप से यूज कर सकें। आप देखिए कि जब यूएसए एंड चाइना का जो रिलेशन सेटअप होते हैं 70s 80s के समय में, तो उस दौरान में एक स्पोर्ट्स इवेंट ही है वो बताया करते हैं कि जिसके थ्रू एक सॉफ्ट काइंड ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी यूज हुआ। उसके बाद में यूएस एंड चाइना की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो सेटअप होते हैं वहाँ पे। तो ये स्पोर्ट्स को काफ़ी वे के अंदर में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गूगल के बारे में, है हमारा टेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट कंपनी है, तो उनके द्वारा कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको कि यहाँ पे वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम के बारे में, वॉलंटरी एग्जिट आप कर सकते हो उसके बारे में कहा गया है। हाइब्रिड नेचर ऑफ वर्क के बारे में भी बताया गया है कि आप यहाँ पे कुछ दिन आपको ऑनलाइन वर्क को कैरी आउट करना होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे तो क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉयज़ को क्यों यहाँ पे गूगल के द्वारा ये सब कोशिश किया गया, बट आपको प्रिपेयर ये करना चाहिए कि यहाँ पे क्या हाइब्रिड वर्क है वो बेटर है, हाइब्रिड वर्क क्या बेटर है। तो स्टूडेंट्स हाइब्रिड वर्क आप देखेंगे ऑनलाइन वर्क क्या, ऑनलाइन जो बेसिक होम के बेसिस के ऊपर में जो वर्क है वो इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन वर्क आपको टू मच टाइम कंज्यूमिंग देखने के लिए मिलेगा ओवर द अगर टाइम पीरियड आप इसको यूज करते हो, कि जो ऑफिस आवर है, जो ऑफलाइन वर्क है वो 12 आवर्स का है, ऑनलाइन वर्क है वो 14 to 15 आवर्स का है। अभी हमारा एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया है पार्लियामेंट के अंदर में। अब आप देखिए कि प्राइवेट मेंबर बिल्स पास तो काफ़ी रेयरली होते हैं, लास्ट टाइम 70s का एरा था जब हुए थे, कि राइट टू डिस्कनेक्ट, कि हर एक पर्सन को राइट होना चाहिए जो कि इस ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड है, कॉरपोरेट सेक्टर से रिलेटेड है, कि जब वो अपने घर पे पहुँचे तो किसी मीटिंग के बहाने उनको फिर से स्क्रीन के सामने ना बिठा दिया जाए, उनको राइट टू डिस्कनेक्ट का यहाँ पे जो पावर है वो होना चाहिए। तो वॉलंटरी यहाँ पे एग्जिट के बारे में था। अब कंपनीज ये क्यों करते हैं, अपना कॉस्ट को कट करने के रिगार्डिंग में, अब पैसे बचाने के पर्पज़ से उनको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक रीज़न हो सकता है, कि समय के साथ में आपको अपना स्किल है उसको अपग्रेड करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी सारा जो टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसके अंदर में इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो मल्टीपल वोटर आईडी हैं उसको ना यूज किया जाए, ये हमारे सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा कहा गया है, कि जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन प्रोग्राम, जो यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव जो प्रोग्राम चलाया गया है बिहार के अंदर में, उसके रिगार्डिंग में। डिजिटल इंडिया के 10 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, पीएम सर के द्वारा कहा गया कि जो डिजिटल इंडिया है वो हमारे कंट्री के अंदर में जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करने में ये रोल प्ले करता है। टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, ऐसे लोग जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते थे, मेन सर्विसेज को नहीं यूज कर सकते थे, वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्टेड हैं, वो अपने आप को फील करते हैं। गवर्नमेंट के काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव जो कि डिजिटल प्रोसेस के थ्रू हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आधार है, डिजिटल लॉकर है, फास्टैग है, उन सभी को भी यहाँ पे बताते हुए उनके द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या डिजिटल इंडिया है वो हमारी कंट्री को एक इंक्लूसिव कंट्री के रूप से सेटअप करता है, स्पेशली डिजिटल सेक्टर के अंदर में? क्या हमारे कंट्री के अंदर में आज भी जो डिजिटल डिवाइड का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है? यस स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें क्वालिटी जो डिजिटल सेक्टर है जिसमें लोगों को अवेयरनेस हो, कि प्रॉपर अवेयरनेस है कि साइबर सिक्योरिटी है, साइबर फ्रॉड से हमें कैसे बचना है,
लोगों को अवेयरनेस हो कि यहाँ पे कैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो अभी डिवाइड तो स्टिल है सोसाइटी में, ऐसा नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली डिवाइड है, वो नेग्लेक्ट हो चुका है, पर ब्रिज को गैप करने के अंदर में रोल प्ले किया है। अगर हम एजुकेशन के ही पर्पज से देखें कि आप देखिए कि कोई रिमोट एरिया के अंदर में कोई यहाँ स्पेशली गर्ल चाइल्ड के रिगार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ है कि गर्ल चाइल्ड जिसको कि पेरेंट्स 1 या 2 अटेम्प्ट के लिए ही बाहर सेंड किया करते थे, तो अब आप देखिए कि उनके ऊपर में मैरिज का भी प्रेशर है और भी काफ़ी सोसाइटल प्रेशर है। अगर कंटिन्यूस गर्ल चाइल्ड का फेलियर होता है 2-3 अटैम्प्ट्स के अंदर में, तो आप देखिए कि वापस से घर पे बुला लिया जाता है। अब ये जो डिजिटल एजुकेशन है, स्पेशली यूट्यूब एजुकेशन या जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप एनरोल करके हुए घर में बैठ के ही अपना जो पढ़ाई है उसको कैरी आउट कर सकते हो, तो उसके अंदर भी हेल्प तो यहाँ पे प्रोवाइड हुआ है। जो गैप है उसको ब्रिज करने का जो प्रोसेस है वो किया गया है। तो प्रो भी हैं, कॉन्स भी हैं, आप इन सभी को आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि डिजिटल फ्रॉड भी एक यहाँ पे कंसर्न है कि कैसे लोगों का जो साइबर फ्रॉड की वजह से मनी का लॉस्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और फ्रांस के बारे में है, और मिशन आर्मी का जो एक्सरसाइज है शक्ति, उसके बारे में है। बोथ फोर्सेज के द्वारा प्रैक्टिस किया गया, उसी को मेंशन किया गया है। कारा नाम का इंस्टीट्यूशन किसके रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि सेंट्रल अडोप्शन प्रोसेस को ये डील करता है। उनके द्वारा कहा गया कि जो पेरेंट्स अडोप्ट करते हैं चिल्ड्रन को, उनको अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है तो उसको वो कैरी कर सकते हैं। हमारा नेवी के अंदर में सेकंड इंडिजीनियस, आप देखिए कि यहाँ पे जो उसको कमीशन है वो किया गया है, इंडक्ट किया गया है, उसी के बारे में मेंशन कर यहाँ पे किया गया। INS उदयगिरी है, INS उदयगिरी है, INS उदयगिरी को यहाँ पे इंडक्ट किया गया है। उदयगिरी, खांडगिरी, ये जो केव्स हैं वो कहाँ पे हैं, क्या ये उड़ीसा के अंदर में है? ये आप देखिए कि बुद्धिज्म के रिगार्डिंग में ये जो केव्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ये आप होमवर्क है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, उदयगिरी हैं, ये जो केव्स हैं वो कहाँ पे हैं। INS तमाल नाम से जो हमारा आप देखिए कि फॉरेन कंट्री का बिल्ट जो नेवल शिप है उसको भी कमीशन किया गया है। रसिया का एक पार्ट है जो मेनलैंड रसिया से अलग होते हुए, जो कि आप देखिए कि पोलैंड के साथ में एरिया शेयर करता हुआ, और जो बाल्टिक सी कंट्रीज हैं उनके साथ में भी एरिया शेयर करता है, जो उस एरिया को बोलते हैं कैलिनग्रेड। कैलिनिग्रेड नाम का जो एरिया है, कैलिनिग्रेड, जो कि आप देखिए कि रेस्ट ऑफ रसिया से अलग है, इसको आप देखना, वहाँ पे इसको कमीशन किया गया। कर्नाटका के बारे में है कि कर्नाटक के अंदर में ग्राउंड वाटर का जो क्राइसिस है मोर डीपन है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे रोकी टेरेन है वो मिलता है ग्राउंड वाटर के अंदर में। काफ़ी सारे जो वॉल्स हैं, जो कुएँ हैं वो फेल हुए हैं, लोगों के द्वारा कंटिन्यूस मोर बोरवेल्स करने की वजह से भी ये देखने के लिए मिला है। जो वहाँ पे मिट्टी है वो आप देखिए कि बेसाल्टिक मिट्टी है, क्योंकि हमारा जो इंडियन प्लेट है, जो गोंडवाना लैंड है, उसका पार्ट है फर्स्ट इंडियन जो पेनिनसुलर रीजन है। सेकंड आप देखिए कि जब मूवमेंट होता है तो जो मडागास्कर के पास में वोल्कनिक एक्टिविटी की वजह से काफ़ी सारा वोल्कनिक लावा है वो उसके ऊपर में सरफेस करता है, स्पेशली पेनिनसुलर रीजन के अंदर में। और रॉक का प्रेजेंस होना, जो जियोलॉजी के अंदर में रॉक का प्रेजेंस होना, वो वहाँ पे कंटिन्यूस बोरवेल का एक्टिविटी है उसको भी इम्पेक्ट करता है। आप देखिए कि यहाँ पे जो वाटर का जो हाइड्रोलॉजिकल जो यहाँ पे एक्टिविटी है उसको इम्पेक्ट हो सकता है अगर कंटिन्यूस यहाँ पे कोशिश किया जाएगा जो हार्ड रॉक है उसको भी बेसिकली कट करने का बोरवेल्स के रिगार्डिंग में। और जितना आप डीपन जाओगे, जितना आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करोगे मोर डीपन एरियाज़ के अंदर में, वहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो क्वालिटी है वो भी डिक्लाइन होता है। कैसे क्वालिटी डिक्लाइन होता है? आर्सेनिक है, और भी आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसा इम्प्योरिटीज़ हैं जो ऐड होती हैं वाटर क्वालिटी के अंदर में। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है जो आप देखिए कि अपना रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जनवरी के समय उन्होंने किया था, और हमारे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ के अंदर में बताया था कि वाटर के अंदर में काफ़ी सारा इम्प्योरिटीज़ हैं वो मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक बेसिकली आप देखिए कि म्यूजिक सेक्टर के रिगार्डिंग में एक रैपर हैं जिनका कुछ गाजा स्ट्रिप के बारे में कुछ स्टेटमेंट था, उसी के बारे में है, एग्ज़ाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। अल्जीरिया के अंदर में एक पोइट को कुछ सजा वजा दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यूएस का जो सीनेट है उनके द्वारा एक बिल को पास किया गया, तो आप देखें कि जो टैक्स बिल है उसको सीनेट के द्वारा पास करते हुए दूसरे हाउस को सेंड है वो किया गया है। अब स्टूडेंट सीनेट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, सीनेट वहाँ का अपर हाउस है, जैसे हमारे राज्यसभा है, राज्यसभा अपर हाउस है, और सीनेट के अंदर में टोटल मेंबरशिप है वो 100 है। एक स्टेट को वहाँ पे 2 सीनेटर्स हैं वो मिलते हैं, जैसे वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं जो कि आपको
यूएस का जब आप फ्लैग देखोगे तो उसके अंदर में आप देखना कि 50 वहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं उस फ्लैग के अंदर में। तो 50 जो स्टार हैं वो 50 स्टेट्स को प्रेजेंट करते हैं। अलास्का को परचेज करने के बाद में 50 जो डेट स्टेट्स हैं वो इसका पार्ट हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो राज्यसभा के अंदर में स्टेट्स के अंदर में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से हैं, 31 मेंबर्स हैं राज्यसभा के अंदर में। हरियाणा से 5 हैं, कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ से 1 मेंबर ही हैं उसका पार्ट। फिर आप देखिए राजस्थान से 10 है। ऐसे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो डिफरेंट है, अलग अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो इंडिया उसके रिफॉर्म का बात करता है कि वीटो मेंबरशिप है वो मोर लोगों को दिया जाए। समय के साथ में इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म जरूरी है, क्योंकि अफ्रीकन किसी भी कंट्री के पास में वीटो पावर नहीं है, लैटिन अमेरिकन किसी भी कंट्री के पास में वीटो पावर नहीं है। तो स्टूडेंट एशिया से आप देखिए कि चाइना के पास में है, साउथ एशिया एक नया रीजन है, मोर पॉपुलेशन है, उसका भी एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया यहाँ पे होना चाहिए। इंडिया का एक G4 नाम का भी ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज हैं, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, और आप देखिए कि और कंट्रीज भी इसका पार्ट है, ब्राज़ील भी है। तो स्टूडेंट्स इन कंट्रीज़ के द्वारा कहा दिया जाता है कि इसको रिफॉर्म किया जाए। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स में पाकिस्तान भी है। अब उसका लीडरशिप के अंदर में मीटिंग कंडक्ट होगा, एक मंथ का यहाँ पे जो लीडरशिप है, चेयरमैनशिप है वो मिला करती है। फिर गाजा स्ट्रिप के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यूस स्ट्राइक एंड जो वहाँ पे जो डेथ है उनको मेंशन किया गया। और लेबर पार्टी जो कि यूके के वहाँ पे रूल किया करती है। यूके के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो डिफरेंट एरियाज़ हैं वो कौन से हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में वेल्स का रीजन है, इंग्लैंड के वेस्टर्न पार्ट के अंदर वेल्स का रीजन है, और ये यहाँ पे जो है वो स्कॉटिश पर्सनस का स्कॉटलैंड है। तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स हैं, ये आप देखिए कि बेसिकली यहाँ पे जो कंट्री हैं उसको क्रिएट करते हैं। फिर आप देखिएगा आपको आयरलैंड नाम का जो यहाँ पे पार्ट है, एक तो आयरलैंड है, एक नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो इस तरीके से यूके है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, इनका जो डिफरेंस है वो वहाँ पे क्रिएट होता है कि कैसे वो डिफरेंट हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।